आज जिस विषय को हम लेंगे वह है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के के संदर्भ में एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उसमें कोई भी शक्ति स्वविवेक की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति अपना प्रत्येक काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। तो असल में जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताई हैं संविधान में राष्ट्रपति की किसी भी स्वविवेक की शक्ति को स्वीकार नहीं किया है। यद्यपि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं जिसमें राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक का उपयोग करना पड़े, परंतु भारतीय संविधान में ऐसे किसी भी स्वविवेक या परिस्थिति के संदर्भ में कोई भी व्याख्या हमें देखने को नहीं मिलती है। सामान्यतः पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रपति की दो तरह की शक्तियों को व्यक्त कर रखा है, एक सामान्य और संकटकालीन। परंतु ये बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय संविधान में ऐसा वर्गीकरण हमें देखने को नहीं मिलता है। राष्ट्रपति की संकटकालीन या सामान्य समय की जो शक्तियां हैं वे संविधान में ऐसा कोई विभक्तिकरण या वर्गीकरण हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी चीज़ों को सरलता से समझने के लिए हम राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में विभक्त करते हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियाँ और एक है संकटकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियों में सबसे पहली जो शक्ति हम पढ़ते हैं वह राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। मैं आपको बता चुका था कि अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो स्पष्ट है भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है और राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का सर्वोच्च पद है। तो कार्यपालिका के शीर्षतम पद पर स्थित होने के कारण भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे, वे मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करे, वे राज्यपाल की नियुक्ति करे, वे उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे, विदेश में राजदूतों की नियुक्ति करे, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग या पिछड़े वर्गों की सुधार के आयोग में जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करें। यानी कार्यपालिका की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पद हैं संवैधानिक और संविधान से इतर जो भी पद हैं वो महत्वपूर्ण पद संघ की सरकार में, उसमें नियुक्त करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति का है। इस प्रकार राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका की भूमिका का निर्वहन करते हैं। राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है जिसे हम कहते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के संदर्भ में ये बात समझने की ज़रूरत है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 यानी 79 ये घोषित करता है कि संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दो सदनों के से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होगी। तो ये बात समझने की है कि भारत में राष्ट्रपति संसद का ही अंग माना गया है कि विधायी प्रक्रिया में कोई भी संसद द्वारा पारित किया गया विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति या अंतिम हस्ताक्षर न हो जाए। इस रूप में विधायी प्रक्रिया से भारत के राष्ट्रपति का जुड़ाव है और भारत के राष्ट्रपति को संसद का एक अंग माना गया है। तो इस रूप में ये समझने की बात है कि भारत में जो संसद है वह राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनती है। तो विधायी शक्तियों के संदर्भ में भारत में राष्ट्रपति के कुछ अधिकार हैं, वे ये है कि वे संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, संसद के अधिवेशन में जो प्रथम सत्र होता है या संयुक्त अधिवेशन होता है
उसमें भाषण देते हैं। राष्ट्रपति साथ ही साथ राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों में से 12 सदस्यों को लोग राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को यह अधिकार भी है कि जब संसद का सत्र नहीं हो रहा हो तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर यदि विधायन की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इस तरह राष्ट्रपति भारत में विधायी प्रक्रिया का एक हिस्सेदार है और उसका कार्य विधायी प्रक्रिया से बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको कहा था कि संसदात्मक शासन प्रणाली वे शासन प्रणाली है जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस रूप में क्योंकि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, नाम मात्र की कार्यपालिका है, परंतु संसद का अंग है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री है और उसकी मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति और ख़ास तौर पे संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो ये बात समझने की है, भारत में विधायी शक्तियों से राष्ट्रपति का एक संबंध है और उस संबंधों के संदर्भ में राष्ट्रपति समय समय पर जो भी विधायी शक्तियां संविधान में उसे वर्णित की गई हैं उनका वह प्रयोग करता है। तो इस संदर्भ में इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के बारे में ये बात भी है कि भारतीय संविधान में गिनाया गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनाधिपति है, प्रमुख सेनापति है और सेना के तीनों अंग राष्ट्रपति के अधीन ही रहते हुए काम करते हैं। परंतु ये बात बार बार मैं समझाना उचित होगा कि राष्ट्रपति जो भी काम करता है वह अपनी इच्छा से नहीं करता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद उस कार्य को अपने परामर्श से उस कार्य को करती है और वे ही प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी की जाती है, उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है। कार्यपालिका की प्रमुख शक्तियाँ और विधायिका की प्रमुख शक्तियाँ उसमें निहित हैं और समय समय पर वे उन शक्तियों का उपयुक्त प्रयोग करता है, परंतु फिर भी वह उत्तरदायी नहीं है अपने कार्यों के प्रति, उसके कार्यों के प्रति, क्योंकि वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करता है। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो भारतीय संवैधानिक ढांचे में इस बात का ध्यान रखा गया है कि संवैधानिक संतुलन बना रहे और कोई भी एक अंग अपनी सीमा से परे जाकर अपने कार्यवाहियों का अंजाम ना दे सके। तो इस हेतु राष्ट्रपति का पद नाम मात्र का है और संसदीय सर्वोच्चता की अवधारणा है, जिसमें ये माना गया है कि संसद लगभग सभी मामलों में प्रमुख सामाजिक आर्थिक विषयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी और इस रूप में संसद को एक प्रगतिशील भूमिका निभानी होगी। भारतीय संविधान के जो आदर्श हमारे गिनाए गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कि व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी और व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा और अवसर की समता पर प्रदान की जाएगी। तो ये बात स्पष्ट करती है कि हम विधायन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी भूमिका की अपेक्षा कर रहे थे देश की विधायिकाओं से, और इन विधायिकाओं से ये अपेक्षा थी कि वो भारत के सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो ये बात कि राष्ट्रपति और उसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कार्यपालिका के ही अंग कहे गए हैं, तो वह
उत्तरदायी हैं अपने कार्यों के प्रति, और समय समय पर, क्योंकि राष्ट्रपति भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद के प्रति ही उत्तरदायी है, और महाभियोग की प्रक्रिया में अगर उसे संविधान का अतिक्रमण किया है तो राष्ट्रपति को संसद हटा सकती है अपने 2/3 बहुमत से। तो इस तरह राष्ट्रपति कार्यपालिका और अपनी विधायिका की शक्तियों को प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं।